हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की छठी क्लास की हिंदी की किताब का 10वां चैप्टर नीति सुधार। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। आपके पहले प्रश्न में जो ये शब्द लिखे हुए हैं उनको आपको बोलकर बताना है कि क्या लिखा हुआ है। पहले लिखा हुआ है हरखी, फिर है हरख्यो, फिर है जतन, फिर है जरशीरो, फिर है मंगल। तो पहला हो गया हरखी, फिर है हरख्यो, जतन, जरशीरो और फिर है मंगल। फिर आपका अगला प्रश्न है सोचें और बताएं। इसमें पहला है कायर और कृपण किसका जतन करते हैं, मतलब जो डरपोक होते हैं और जो कंजूस होते हैं वो क्या चाहते हैं। तो आंसर होगा कि कायर अपने प्राणों की और कृपण अपने धन की रक्षा का यत्न करता है। मतलब जो डरपोक होता है वो अपने प्राणों की रक्षा करना चाहता है और जो कंजूस होता है वो अपने धन की रक्षा करना चाहता है। फिर है बूंद पर कदली की संगत का क्या प्रभाव पड़ता है। तो कदली की संगत पाने पर जो बूंद होती है वो कपूर बन जाती है, ऐसा विश्वास चला आ रहा है। फिर है कोयल व कौवा एक रंग के होते हैं लेकिन उनके बोलने में क्या अंतर है। तो जो कोयल होती है उसका जो स्वर होता है बहुत मधुर होता है, वो कुहू कुहू बोलती है। और जो कौवा होता है उसका जो स्वर होता है काफ़ी कर्कश होता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता, जो कि बोलता है काँव काँव। फिर है आपका अगला प्रश्न, ये है बहुविकल्पीय प्रश्न। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको देखना है कि कौन सा सही है। पहला है कवि वांकीदास ने सूर कहा है, किसको कहा है, किसान को, वीर पुरुष को, व्यापारी को या राजा को। आंसर होगा खा, वीर पुरुष को। फिर है मैंगल मोटा दांत सी नाना नखरो नारी। यहाँ पर जो मैंगल शब्द है उसका क्या मतलब है, शेर, बंदर, हाथी, घोड़ा। आंसर होगा हाथी। फिर है किस प्रकार के बलिदान पर बांधव लोग हर्षित होते हैं, अकाल मृत्यु पर, देश हित में बलिदान पर, या दुर्घटना में मृत्यु होने पर, या सामान्य मृत्यु होने पर। तो किस प्रकार के बलिदान पर बांधव लोग हर्षित होते हैं। तो आंसर होगा खा, देश हित में बलिदान पर। देश के हित में अगर वो बलिदान होते हैं, उनकी मृत्यु होती है देश के लिए, तो वो बहुत अधिक खुश होते हैं। तो पहले का आंसर होगा खा, वीर पुरुष, दूसरे का आंसर होगा गा, हाथी, और तीसरे का आंसर होगा खा, देश हित में बलिदान पर। फिर आपका अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको देखना है कि कौन सा शब्द कहाँ पर आएगा। पहला है केले को भी कहते हैं, तो केले को और क्या कहते हैं, कदली कहते हैं। फिर है शेर को भी कहते हैं, शेर को और क्या कहते हैं, नार कहते हैं। फिर है वर्षा ऋतु को ऋतु भी कहते हैं, तो वर्षा ऋतु को पावस ऋतु भी कहते हैं। फिर है हाथी को कहते हैं, हाथी को मैंगल भी कहते हैं। मेंढक को भी कहते हैं, मेंढक को दादुर भी कहते हैं। यह आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है वर्षा ऋतु में कोयल के मौन हो जाने का क्या कारण है। मतलब वर्षा ऋतु जब होती है, बारिश जब होती है, तो कोयल क्यों नहीं बोलती है। आंसर होगा वर्षा ऋतु आने पर क्या होता है, जो मेंढक होते हैं उनकी आवाज़ सब तरफ से आती है। मेंढकों की जो टर की आवाज़ होती है वो सुनाई देती है। तो जो कोयल होती है वो सोचती है कि इस शोर में, जो मेंढक की आवाज़ होती है टर की, वो कानों को अच्छी नहीं लगती है, ऐसा लगता है बहुत शोर मच रहा है। तो जो कोयल है वो सोचती है कि इस शोर में मेरी मधुर ध्वनि को कौन सुनेगा, मेरी मधुर बोली को कौन सुनेगा, इसलिए वो चुप हो जाती है, मौन हो जाती है, वो नहीं बोलती है। फिर है ब्रह्म ने खेती सूखने पर बरसने वाले बादलों को महत्व क्यों नहीं दिया। तो ब्रह्म ने खेती सूखने पर, मतलब जब फसल सूख गई फिर बारिश हुई, तो बादलों को उसने महत्व क्यों नहीं दिया। आंसर होगा खेती सूख जाने पर वर्षा होने से कोई लाभ नहीं हो सकता। तो जब खेत सूख ही गए तब वर्षा होने से क्या लाभ है। मतलब जब फसल है, जब बारिश नहीं होती तो फसल सूख जाती है, उस समय बारिश की आवश्यकता होती है। तो जब आवश्यकता थी बारिश की तब बारिश नहीं हुई, बादल नहीं आए, तो खेती सूख जाने पर वर्षा होने से कोई लाभ नहीं हो सकता, इसलिए ब्रह्म ने उन्हें महत्व नहीं दिया है। फिर आपका अगला प्रश्न है आदमी बिना गुण के महान क्यों नहीं होता। आंसर होगा कि कोरी बड़ाई करने, मतलब झूठी किसी की तारीफ करने से या बड़ा नाम रखने से कोई वस्तु बड़ी या उपयोगी नहीं हो जाती। तो धतूरे को कनक कहने से, अगर हम धतूरा है उसको कनक कह दें तो वो आभूषण बनाने के काम नहीं आ सकता। धतूरे को हम सोना कह देते हैं तो उससे कोई आभूषण नहीं बन जाएंगे।
इसी प्रकार बिना गुणों या विशेषताओं के जो मनुष्य होता है वो महान नहीं हो सकता। उसमें अच्छी आदतें होंगी, अच्छे गुण होंगे, विशेषताएं होंगी, तभी वो महान हो सकता है। तो बड़े काम करने की योग्यता ही उसे बड़ा बनाती है। अगर उसने अच्छे काम किए हैं, बड़े काम किए हैं, तभी उसको लोग महान कहेंगे, बड़ा कहेंगे। फिर है आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। इसमें पहला है, कवि ने संगति का जो प्रभाव बताया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। आंसर होगा, कहा जाता है कि स्वाति नामक नक्षत्र में जो वर्षा होती है उसकी बूंदें अलग अलग वस्तुओं के संपर्क में आने पर अलग अलग रूप धारण कर लेती हैं। मतलब संगति का बहुत अधिक असर होता है। केले की संगति में बूंद कपूर बन जाती है, सीप के अंदर गिरने से जो बूंद होती है वो मोती बन जाती है, और सांप के मुंह में पड़ने पर वही बूंद विष बन जाती है। तो कवि का आशय यह है कि मनुष्य जैसी संगति करेगा उसे वैसा ही अच्छा या बुरा फल प्राप्त होगा। हमारी संगति जैसी, हमारा जो उठना बैठना है, जैसे लोगों के साथ होता है, हमारा व्यवहार भी वैसे ही बन जाता है। तो जो कवि हैं वो बताते हैं एक बूंद के माध्यम से, स्वाति नक्षत्र की जो वर्षा होती है उसकी जो बूंदें होती हैं वो जिस चीज़ के संपर्क में आती हैं उसी तरह का वो व्यवहार करती हैं। सीप के अंदर गिरने पर जो बूंद होती है वो मोती बन जाती है, केले की संगति में जो बूंद होती है वो कपूर बन जाती है, लेकिन सांप के मुंह में जो बूंद है अगर पड़ती है तो वो विष बन जाती है। यहाँ पर कवि का कहने का अर्थ यही है कि मनुष्य जैसी संगति करेगा उसे वैसा ही अच्छा या बुरा फल मिलेगा। अगर हमारी संगति अच्छे लोगों के साथ है तो हम अच्छे बनेंगे, अगर हमारी संगति, हमारा उठना बैठना बुरे लोगों के साथ है तो हम वैसे ही बन जाएंगे। फिर है आपका अगला प्रश्न कि कवि बांकीदास ने वीर पुरुष के क्या लक्षण बताए हैं। आंसर होगा, वीर पुरुष जो होता है युद्ध में भाग लेकर, मतलब युद्ध में हिस्सा लेकर देश के लिए बलिदान हो जाना चाहता है। बड़ा आनंद में अवसर मानते हैं वो इस चीज़ को कि वो युद्ध में भाग लेकर बलिदान हो जाएं। तो वे इसके लिए किसी शुभ घड़ी, मुहूर्त या शगुन की प्रतीक्षा नहीं करते। इन बातों पर वे ही लोग ध्यान देते हैं जिन्हें प्राणों की चिंता होती है। जब एक वीर पुरुष को युद्ध में जाने का अवसर प्राप्त होता है तो उसका मुख तेज से दमकने लगता है। तो वीर पुरुष के क्या लक्षण हैं? वो देश के लिए बलिदान होना चाहता है। वो ये नहीं देखता कि कोई शुभ घड़ी है या मुहूर्त या शगुन, इस चीज़ की प्रतीक्षा नहीं करता। जब उसको देश के लिए जाना होता है, देश की रक्षा के लिए, तो वो चला जाता है, अपने प्राणों की चिंता नहीं करता। तो जब एक वीर पुरुष को युद्ध में जाने का अवसर प्राप्त होता है तो उसका जो मुख होता है वो तेज से चमकने लगता है। उसको बहुत खुशी मिलती है कि वो देश के लिए शहीद होने जा रहा है। आपका अगला प्रश्न, दीवो अवसर को भलो जासो सुधरे काम का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। तो आंसर होगा, आवश्यकता के समय किसी को आवश्यक वस्तु देना या समय पर किसी की सहायता करना ही काम आता है। मतलब किसी को अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है, उस समय कोई वस्तु उसको दे दी जाए जो उसको आवश्यकता है वस्तु की, तो वो काम आ जाती है। तभी देने और सहायता करने का सम्मान और नाम होता है। अवसर निकल जाने पर दी गई वस्तु और सहायता किसी काम की नहीं होती है। तो जब खेती को सिंचाई की आवश्यकता हो तब बादल का बरसना खेती में नई जान डाल देता है। तो खेती में जब सिंचाई की आवश्यकता हो और बारिश हो जाए तो खेती बहुत अच्छी होती है, फसलें लहलाने लगती हैं। लेकिन खेत सूख जाए उसके बाद बारिश होती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो वह हरी भरी होकर दूनी फलती फूलती है। जब बारिश की आवश्यकता होती है और बारिश हो जाए तो खेती बहुत अच्छी होती है। लेकिन जल के बिना जब खेती सूख जाती है तब चाहे कितनी भी बारिश हो सब बेकार हो जाती है। लेकिन जब खेत सूख जाते हैं उसके बाद बारिश होती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अतः समय पर लोगों की सहायता करने वाले सज्जन लोग धन्य हैं। इसलिए हमें हर व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए जब उसको आवश्यकता हो, और जब काम निकल जाता है उसका तब हम उसकी सहायता करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे अगर फसल सूख जाती है उसके बाद बारिश होती है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। टाइम पे बारिश हो जाती है तो हमारी जो फसल है काफ़ी अच्छी होती है, तभी उसका फ़ायदा होता है। तो हमें तभी सहायता करनी चाहिए जब किसी को सहायता की आवश्यकता हो। फिर है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। बताना, बैठना, बोलना, जानना, देना, लेना, होना, गढ़ना, बुझाना। तो ये जो शब्द हैं किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है इन शब्दों से। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं क्रिया।
तो क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं? जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, मतलब काम करने वाले पर पड़ता है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो अकर्मक क्रियाओं का कर्म नहीं होता, जैसे नीरज सोता है। तो कौन सोता है? नीरज सोता है। तो इसका असर किस पे हुआ? नीरज पर हुआ। तो उसका उत्तर कर्म के रूप में प्राप्त नहीं होता, अतः यहाँ सोता है क्या है? अकर्मक क्रिया है। तो कोई भी ऐसा काम जिसका असर कर्ता पर होता है, मतलब जो काम करने वाला है, जैसे कि नीरज सोता है तो नीरज पर असर हुआ कि वो सो रहा है, तो यहाँ पर जो क्रिया हुई वो क्या हुई? अकर्मक क्रिया हुई। तो ये जो हमने वीडियो है अलग से बनाई है, आप उसको देख सकते हैं, वहाँ पर हमने काफ़ी डिटेल से बताया है, तो उसको देखने पर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो वो आप देख लीजिए। तो अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं? जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, मतलब काम करने वाले पर पड़ता है। अकर्मक क्रियाओं का कर्म नहीं होता, जैसे नीरज सोता है। तो इसमें खाली क्या है? नीरज सोता है। तो इसका असर किस पे हुआ? नीरज पे हुआ। तो यहाँ पर जो सोता है वो क्या हुई? अकर्मक क्रिया हुई। फिर है सकर्मक क्रिया। तो जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर ना पड़कर उसके कर्म पर पड़ता है, उन्हें कहते हैं सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया के लिए कर्म का होना आवश्यक होता है, जैसे सुशीला केला खाती है। सुशीला क्या खाती है? केले को खाती है। केले को यहाँ पर क्या है? कर्म कारक है, यहाँ पर इसलिए खाती क्या हो गया? सकर्मक क्रिया हो गई। तो यहाँ पर कहा गया है कि आप भी दिए गए वाक्यों में से अकर्मक क्रियाएं छांट कर लिखिए। आपको लिखनी है अकर्मक क्रिया। तो आप ध्यान रखिए, सकर्मक क्रिया के लिए कर्म का होना आवश्यक होता है। तो पहला है रवि सड़क पर दौड़ता है, फिर है सुषमा गाती है, अक्षय पुस्तक पढ़ रहा था, राधा स्नान करेगी। तो यहाँ पर जो दौड़ता है और गाना, ये क्या है? अकर्मक क्रियाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर कर्म नहीं है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है अक्षय पुस्तक पढ़ रहा था, तो ये होगा अक्षय पुस्तक को। तो यहाँ पर कर्म है। राधा स्नान करेगी, राधा क्या करेगी? स्नान को करेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ? करेगी, स्नान करेगी। तो ये हो गया सकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर दौड़ना और गाना अकर्मक क्रियाएं हैं। बाकी आप जो हमारी वीडियो है इसकी, वो आप देख सकते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, पाठ में रहीम ने संगति का असर होना बताया है। आप पर अपने साथियों की किन किन बातों का असर पड़ता है? लिखिए। आंसर होगा, हम अपने साथियों के अच्छे गुणों को ही ग्रहण करते हैं, बुरे लड़कों की हम संगति नहीं करते। तो जो हमारे साथी होते हैं वो अच्छे होते हैं, और जो उनकी अच्छी बातें होती हैं वही हम ग्रहण करते हैं, वही सीखते हैं। और जो बुरे बच्चे होते हैं उनकी हम संगति नहीं करते, उनके साथ हम रहते ही नहीं हैं। फिर है, बाकी दास जी ने शगुन देखना व पंचांग देखकर कार्य करने को व्यर्थ बताया है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? लिखिए। आंसर होगा, ज्योतिष और शगुन पर विश्वास करने वाले लोग प्रायः हर काम के लिए शुभ घड़ी मुहूर्त और शगुन देखा करते हैं। तो ज्योतिषी और शगुन पर विश्वास रखने वाले जो लोग होते हैं वो हर काम में यही देखते हैं कि अब अच्छा शगुन होगा तो हम ये काम करेंगे। लेकिन ऐसा करने वालों के सभी कार्य सफल हों, ऐसा नहीं देखा जाता। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा जो करते हैं कि शगुन देखकर काम करते हैं या मुहूर्त निकलवाते हैं हर काम के लिए, उनका काम सफल हो ही जाए। तो ये सभी बातें केवल मन को सावधान करने और विवेक से काम लेने की प्रेरणा देती हैं। इसलिए बात बात में मुहूर्त और शगुन देखना ना तो चल सकता है और ना इसे अंधविश्वास के रूप में मानना सही है। तो हमें किसी भी काम को अगर करना है तो कर लेना चाहिए, नहीं देखना चाहिए कि अब मुहूर्त होगा, शुभ मुहूर्त होगा तब हम इस काम को करेंगे। तो काम जो है जब करना है तब कर लीजिए, हमें अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों, आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए। और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूला करिए, शेयर भी कर दिया करिए। थैंक यू।